आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास, महत्वपूर्ण और रुचिकर होने वाली है। रुचिकर क्यों होने वाली है? क्योंकि आज की हम इस वीडियो में जानेंगे आज से लगभग में 4000 वर्ष पूर्व की एक सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज से लगभग में 4000 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे, अर्थात जो मानव थे, वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अर्थात उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनकी आर्थिक क्रियाएं क्या थीं, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थीं, और वे अपना काम किस तरीके से करते थे, किन किन यंत्रों औजारों का उन्होंने खोज किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित किया था। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कौन कौन से नाम हैं इसके? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से नेम इनके क्यों रखे गए हैं, मतलब इनका नाम सिंधु के नाम पे क्यों पड़ गया है, हड़प्पा के नाम पे क्यों पड़ गया है, और कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सभ्यता थी ये सिंधु नदी के आसपास में ही विकसित हुई थी। सिंधु नदी, यदि आपने भारत का मानचित्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो कि उत्तर भारत की एक काफी लंबी नदी है, उत्तर भारत की ये मुख्य नदी है। इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके जो नगर थे वो लगभग में सिंधु जो रिवर है उसी के आसपास, या उसकी जो सहायक नदियां हैं उसी के आसपास वो नगर थे, वे स्थित थे। दूसरा आता है हड़प्पा घाटी सभ्यता। तो ये एक नगर था, मतलब इसी सभ्यता का ये एक प्रमुख नगर था, इसका नाम था हड़प्पा। और ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ेगा पाकिस्तान में। और तीसरा आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सर्वप्रथम कांसे की खोज हुई थी। अर्थात मनुष्य जो था, यानी जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कांसे का यूज करना सर्वप्रथम इसी सभ्यता में ही सीखा था। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले इसका थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यह सभ्यता लगभग में आज से 4000 वर्ष पूर्व की है। आपको सोचकर बहुत ही ज्यादा रुचि पैदा हो रही होगी कि आज से लगभग में 4000 वर्ष पहले जो मानव था वो कैसा था, क्या क्या क्रियाएं करता था, कहाँ तक उसने प्रगति कर रखी थी। तो इसका जो समय है वो कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो समय काल है वो 3300 से 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल निर्धारित किया गया है। कोई ये निश्चित नहीं है, क्योंकि आप कई बुकें पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज दिया हुआ है 3300 से 2500। किसी किसी में 2400 भी आपको मिल जाएगा, और किसी किसी में 3000 भी आपको मिल सकता है। तो वो वेरी करता है कौन सी बुक पढ़ रहे हो, लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो 3300 से 2500 ईस्वी पूर्व तक। और यदि हम वर्षों की बात करें कि लगभग में ये सभ्यता आज से कितने वर्ष पहले डेवलप हुई थी, तो ये लगभग में 4000 वर्ष पहले ये सभ्यता विकसित हुई थी। और ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। अब इसके जान लेते हैं खोजकर्ता कि इसकी खोज कब हुई,
आखिरकार में इसे किसने खोजा, किस व्यक्ति ने खोजा? तो इसके खोजकर्ता जो है उनका नाम है दयाराम साहनी, और इसकी खोज हुई है सन 1921 में। कब हुई है? 1921 में। और इसके जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है दयाराम साहनी। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका विस्तार कि आखिरकार में कितनी बड़ी सभ्यता थी, कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत थी, अर्थात इसके नगर थे वो कहाँ कहाँ तक पाए गए। तो मुख्यतः इसके नगर तीन जो देश हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो जो तीन देश हैं मेनली जो इस सभ्यता के नगर हैं वो तीन ही देशों में पाए गए हैं। कौन कौन से देश हैं ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत। तो भारत मैंने नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं भारत। दोस्तों भारत में इसके कई नगर हैं, कई, जैसे आलमगीरपुर है जो सबसे पूर्वी नगर है वो यूपी में पड़ता है। जो इस सभ्यता का सबसे दक्षिणतम नगर है वो दैमाबाद है, और वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। इसके अलावा में जैसे धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, वनवाली है, लोथल है, इत्यादि बहुत सारे इसके जो नगर हैं वो भारत में पड़े हैं। लेकिन वो आपको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पे अफगान का मतलब है यहाँ पे अफगानिस्तान। अभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये जो सभ्यता थी इसका विस्तार मेनली तीन देशों में हुआ था। अफगान का मतलब यहाँ पे अफगानिस्तान है और पाक का मतलब यहाँ पे पाकिस्तान है। मैंने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं था। तो जो अफगानिस्तान में इसके मेनली दो नगर मिले हुए हैं, उनका नाम है शस्त्रगही और मुंडिगय। इनमें उच्चारण में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कहीं कहीं पे शस्त्रगही भी लिखा है, कहीं कहीं पे शस्त्रगुही भी लिखा है। तो मेनली आप इस चीज को ध्यान रखें, शस्त्रगुही होगा तब भी वही बात कह रहा है ये, और या फिर शस्त्रगही होगा फिर भी वही बात कह रहा है ये। फिर उसके बाद में मुंडिगय। तो आप ये दो हैं, इन्हें ध्यान रखें। ये कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान के हैं। उसके बाद में आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो मेनली शहर हैं वो है हड़प्पा, क्योंकि इसी नाम पे इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, और सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और ये है सुतगाकेडोर, ये भी एक शहर ही है, और एक है ये मोहनजोदड़ो। तो तीन मेनली शहर हैं पाकिस्तान के जो इस सभ्यता के डेवलप हुए हैं। तो इन्हें भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें। भारत के अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, जब मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है। अब जान लेते हैं कि यहाँ पे जो धातुएं थी, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, इन्हें किन किन धातुओं का ज्ञान था और कैसे उसका यूज करते थे। तो मेनली जो कांसा है आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो लोहा है, लोहा को तो सभी कोई जानता है, जो लोहा है उसकी खोज अभी इस सभ्यता में नहीं हुई थी। ये चीज बहुत ही ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट ये आपका एक फैक्ट है, ताकि आप आगे ध्यान रखें, क्योंकि ये जो फैक्ट है ये कई बार आईएएस में भी आ चुका है, आप इसे ध्यान रखें। क्या फैक्ट है कि जो लोहा है उसकी खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई थी, उसके बाद में हुई है। जब हम और बाद में आएंगे, वैदिक काल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। उसके बाद में आ जाते हैं कि यहाँ के लोग व्यवसाय क्या क्या करते थे। तो व्यवसाय में मेनली दो काम करते थे ये लोग, एक तो कृषि करते थे और एक पशु भी पालते थे। क्योंकि आपको पता है, अगर आज से हम 4000 वर्ष पूर्व की बात करें तो जितना मानव ने आज जो है वो जितनी प्रगति कर रखी है वो 4000 वर्ष पूर्व नहीं की थी। इतने यंत्र नहीं थे, इतना मशीनीकरण नहीं था। तो फिर कृषि करने के लिए जानवरों का पालना जरूरी था, क्योंकि वो उनसे उनकी जो आय थी वो भी अधिक हो जाती थी, और कृषि में जो जानवर होते हैं वो कृषि को करने में सहायक भी होते हैं। तो यहाँ पे कृषि में कौन कौन सी फसल वो लोग उत्पादन करते थे, तो जैसे जौ और कपास, ये दो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो जौ और कपास है इसकी खोज इन्हीं लोगों ने की है। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में ही इनकी खोज हुई है, जौ की और
कपास की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें दो जो ये अनाज है इन्हें ध्यान रखें, जौ और कपास। कपास अनाज नहीं है लेकिन कपास एक फसल है, लेकिन जौ अनाज है ये। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखें, मतलब जिसे कहते हैं कंठागर कर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा और बहुत बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपने ये पेपर दिया होगा तो आपने देखा भी होगा। उसके बाद में मटर और ज्वार, इसका भी उत्पादन यहाँ के लोग करते थे, लेकिन इस चीज का उत्पादन इन्होंने प्रारंभ किया। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो है इसकी खोज इन्हीं लोगों ने की, यानी इन्हीं लोगों ने इसका उत्पादन किया। फिर पशु में मेनली कौन कौन से पशु पालते थे ये लोग, तो गाय थी, बकरी थी, बैल और सुअर, ये मुख्य रूप से पशु पालते थे। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से कंठागर कर लें, एकदम बिल्कुल याद कर लें। फिर आ जाते हैं कि प्रमुख स्थल, यानी जो ये सभ्यता थी, ये लोग नगरों में रहते थे, तो वो कौन कौन से नगर हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वे किस देश में पाए गए हैं और किस राज्य में पाए गए हैं, तो जान लेते हैं एक एक करके। प्रमुख नगर आ जाता है हड़प्पा। ये प्रमुख नगर ही है क्योंकि इसी नगर के नाम पे इस सभ्यता का नाम पड़ा है, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके जो खोजकर्ता हैं वो दयाराम साहनी हैं। कौन है इसके खोजकर्ता हड़प्पा के? दयाराम साहनी। और इसीलिए इन्हें इस सभ्यता का खोजकर्ता भी कहा जाता है। ये जो हड़प्पा नगर है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, यानी रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा शहर बसा हुआ था। दोस्तों यदि आप इसे पढ़ें, आपके पास मैप है या आपको मैप पता है, तो आप मैप के थ्रू पढ़ें कि मैप से बहुत सारे कॉन्सेप्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल भी आपको जो है डरने वाली बात नहीं है। सारी चीजें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट सहित आपको याद हो जाएंगी। और सबसे जो बेहतर बात है वो ये है कि बहुत ज्यादा आपको रुचि भी होगी यदि आप मैप के थ्रू पढ़ेंगे। तो ये जो नगर था हड़प्पा नगर, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। फिर ये जो नगर है हड़प्पा, इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान, मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, और बांट मतलब जब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसका एक स्केल होता है, 1 केजी 2 केजी, यही बांट। और उसके बाद में मनके, मुहरे का मतलब है यहाँ पे इस जमाने की करेंसी, क्योंकि आज क्या चलता है, पैसा या रुपया, डॉलर, इस तरीके का, लेकिन पहले यहाँ पे क्या चलती थी? मुहरे चलती थी। और उसके बाद में पासा, के बाद में कुआं यानी पानी वाला कुआं, जिससे क्या होता है कि हम लोग पानी निकालते हैं और पीते हैं। उसके बाद में जान लेते हैं मोहनजोदड़ो, ये भी प्रमुख ही नगर है। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आप इसे भी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। कैसे पूछेंगे सवाल इस तरीके से पूछेंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसे आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लें। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आकृतियां मिली हुई हैं, उनमें अन्नागार आता है और आता है स्नानागार। अन्नागार का मतलब क्या है? अन्नागार का मतलब है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, जिसे इस सभ्यता में एक नाम से और भी पुकारा गया है, जिसे कोठार भी कहा गया है। कहीं कहीं पे हिंदी में आपको कोठार भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी जहाँ पे ये लोग अनाज को स्टोर करके रखते थे, उसे ही अन्नागार कहा गया है। और जो स्नानागार है, आपको यहाँ पे मैंने स्थानागार लिख दिया है, माफी चाहता हूँ इसके लिए, मैं करेक्शन इसमें कर रहा हूँ। स्नानागार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्नानागार। क्या होना चाहिए? स्नानागार। स्नानागार का मतलब है जो नहाने वाला एक तरीके से कुंड होता है, जो आजकल जिसे हम लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं या फिर तालाब भी बोल सकते हैं इसे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली
बात है, क्योंकि ये जो अन्नागार है इसे ग्रेट ग्रेनरी भी बोलते हैं। और ये जो अन्नागार है ये इस सभ्यता की, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा घाटी सभ्यता बोल लें, इसकी सबसे बड़ी स्थलाकृति है ये। क्या नाम है इसका? अन्नागार, यानी इससे भी ये बड़ी है अन्नागार। तो आप इसे ध्यान रखें, ये अन्नागार है जो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी एक स्थलाकृति है जहां पे ये लोग जो भी अनाज उगाते थे उसे रखते थे। देख लेते हैं नेक्स्ट, लोथल। ये फ्रेंड्स गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और यदि आपको पता होगा गुजरात भारत में है, यदि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आता है कि लोथल जो है वो किस देश में पड़ता है, तो यदि आपको गुजरात पता है तो आप भारत आसानी के साथ में टिक कर देंगे। लेकिन यदि आपको सिर्फ इतना ही पता है कि लोथल जो बंदरगाह है वो कहाँ पाया गया था, तो आप गुजरात, शायद यदि आपको नहीं पता तो नहीं बता सकते, लेकिन यदि आपको गुजरात पता है कि गुजरात में लोथल बंदरगाह जो है वो पाया गया था, तो ये तो आपको पता है गुजरात जो है वो भारत में पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भारत ना लिख के गुजरात लिखा हुआ है। फिर उसके आगे भोगबा। ये जो लोथल बंदरगाह है ये भोगबा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगबा नदी के किनारे स्थित है। फिर धान की भूसी, यहां से जो चीजें पाई गई हैं उनमें एक है धान की भूसी। उसके बाद में शतरंज, जो खेलने वाला शतरंज होता है जो आजकल एक गेम के रूप में चर्चित हुआ है, वही यहाँ पे शतरंज है। फिर उसके बाद में अग्निकुंड। अग्निकुंड वही जो हवन वगैरह हम लोग करते हैं, उसमें आग के साथ में कुछ और भी सामग्री डालते हैं, तो यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। फिर से एक बार आप इसे देख लेते हैं। जो लोथल है वो क्या है? वो एक बंदरगाह है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, और यहीं से जो व्यापार था वो होता था। लोथल, और ये कहाँ पाया गया? ये गुजरात में पाया गया, अर्थात भारत में पाया गया है। ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगबा नदी के किनारे ये स्थित था। और यहाँ से धान की भूसी ये प्राप्त हुई है, शतरंज प्राप्त हुआ है, और अग्निकुंड इत्यादि जो चीजें हैं इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। फ्रेंड्स, इसे आप मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2021 है, यानी जो वर्ष निकल गया है, उसमें एक संस्था है यूनेस्को, आप लोग जानते होंगे। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया है। किसे? ये जो धौलावीरा है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है, यानी एकमात्र साइट है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया हुआ है, यानी अपनी सूची में इसने इसे शामिल कर लिया है। तो आप इसे ध्यान रखें। यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? यस बिष्ट। किसने खोज की थी इसकी? यस बिष्ट। ये कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है। दोनों ये गुजरात में पड़ते हैं, इसलिए मैंने इन्हें पास पास लिखा हुआ है ताकि आप याद करें, तो दोनों को एक साथ में याद करें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी के साथ में आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रसिद्ध था धौलावीरा, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? ये प्रसिद्ध था उचित जल प्रबंधन के लिए, यानी यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा बेहतर था, बहुत ही ज्यादा बेहतर था। और यहाँ से फेमस चीज मिली हुई है स्टेडियम। स्टेडियम तो मुझे लगता है सारे लोग ही जानते होंगे, क्योंकि जो खेल हैं वो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कालीबंगा। कौन सा हमारा स्थान है या नगर? कालीबंगा। ये कहाँ से मिला हुआ है? ये मिला हुआ है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी के किनारे ये शहर कौन सा? कालीबंगा स्थित था। यहाँ से जो और भी चीजें मिली हुई हैं, और भी जो सामान मिला हुआ है, उनमें है मुख्य रूप से चूड़ियां, यही चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं। उसके बाद में जूते खेत मिले हुए हैं और ऊंट की हड्डी। क्या क्या मिला हुआ है एक बार इसे आप लोग फिर से देख लें। कालीबंगा है ये भारत के राजस्थान में पाया गया है,
यानी एक नगर है, वहीं पे ये स्थित था। और घग्गर नदी इसी के किनारे स्थित है, कालीबंगा के किनारे। चूड़ियां, यहाँ से चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। जूते खेत प्राप्त हुए हैं। और ऊंट की हड्डी, तो इतनी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ से बनवाली। क्या नाम है इसका? बनवाली। फ्रेंड्स, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, कहीं पे बनवाली भी लिखा हुआ है बुक में और किसी किसी बुक में बनावली भी लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी आ जाता है तो आप उसे क्या समझेंगे? बनवाली ही समझेंगे। इसकी भी खोज जो की थी वो एस विस्ट नाम के व्यक्ति ने ही की थी। और इसकी भी खोज एस विस्ट के नाम से ही नाम के व्यक्ति ने ही की थी। तो जब आप याद करें तो इन दोनों को याद करें एक साथ में, क्योंकि एक ही व्यक्ति ने इनकी खोज की थी। माफी चाहता हूँ, इसकी नहीं, धौलावीरा की, धौलावीरा और बनवाली की। और ये कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। इसका याद करने का मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, किस तरीके से आप लोग याद करेंगे। जो बन होता है, यहाँ पे आप देखें, इस शब्द को पकड़ें, जो बनवाली है, यहाँ पे जो पहले वन दिया हुआ है, वन आपको पता है किस तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा हरे भरे होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीन होते हैं। तो हरे मतलब वन यहाँ से ले लें और हरे यहाँ से ले लें, हरियाणा। तो ये इसका कुछ इंटरलिंक जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसे आसानी के साथ में याद कर सकते हैं, बनवाली और हरियाणा। इस तरीके से बनवाली का बन यानी बन कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो हरियाणा जो है वो हरी से ही स्टार्ट होता है, पहले हरी इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखें। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी कहाँ मिली है? हरियाणा में, यानी ये एक नगर है और ये कहाँ स्थित था? ये हरियाणा में स्थित था। और फ्रेंड्स, ये जो शहर है या फिर नगर है, ये जो है हड़प्पा घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्योंकि ये सबसे बड़ा नगर है इसका, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये एग्जाम में आ जाए। उसके बाद में देख लेते हैं चहुंदड़ो। तो चहुंदड़ो की खोज जो है वो मजूमदार एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। किसने? मजूमदार ने, और चहुंदड़ो की खोज की थी। रोपड़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसमें यहाँ से और ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनता है नहीं, इसीलिए सिर्फ मैंने यही लिया है कि चहुंदड़ो की खोज किसने की थी। ये हो सकता है पूछ ले, वरना ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो चहुंदड़ो की खोज मजूमदार ने की थी और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, इसका एक पार्ट और आएगा, यानी कुल मिला के 2 पार्ट इसके होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है और एक पार्ट और आएगा, उसमें जो कुछ इसके फैक्ट बच गए हैं या इससे संबंधित जो जानकारी बच गई है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जो एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम में जो इससे संबंधित प्रश्न आ चुके हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अगले पार्ट में हम लोग मैप के थ्रू भी देखेंगे, ताकि कोई भी ऐसा एक सिंगल भी क्वेश्चन ना हो जो हम लोगों से ना हो। लास्ट में मैं आप लोगों को एक और भी एडवाइस देना चाहता हूं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि आपको पता होगा जो बुकें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं, उनका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो नोट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे आप लोग बनाएं, बहुत ही शॉर्ट में बनाएं, ताकि अगेन एंड अगेन विद इन फ्यू डेज में उनका हम रिवीजन कर सकें। तो नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक और लाभदायक होते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसके नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को लगभग में थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो उम्मीद है कि मैंने बेहतर तरीके से आपको समझा पाया है। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को इसको लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दूसरी वीडियो कल या परसों जो है आ जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।